स्वागत है फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। पिछली क्लास में हमने कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा पढ़ा था और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश की जो आकृति है वो समचतुष्कोणीय आकृति है और हमारा भारत देश काफ़ी विशाल देश है। भारत को समझने से पहले हम भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमारा भारत क्या है, कैसे है और क्यों कैसे उसको हम समचतुष्कोणीय आकृति का मानते हैं, समझते हैं हम इसको। देखिए, बात करते हैं, कहीं कहीं पर आपको भारत की आकृति जो है समचतुष्कोणीय कही जाती है और कहीं कहीं पर भारत को हम जो है एक उपमहाद्वीप का जो है भी एक नाम देते हैं, उसको संज्ञा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों भारत को एक उपमहाद्वीप की हम संज्ञा देते हैं, इसको जानते हैं। आप सभी को पता है कि जब हमारी पृथ्वी यानी अल्फ्रेड वेगनर जो एक महान विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारे जितना भी आज आपको सातों महाद्वीप दिख रहे हैं, वो सातों जो महाद्वीप है पहले वो एक जुड़े हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे और उस जुड़े हुए भाग को कहा जाता था पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा था कि ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है और इसका जो आज जो 7 कॉन्टिनेंट बटे हुए हैं आपस में, वो सब जुड़े हुए थे एक में, यानी एक में जुड़े हुए थे और जिसको कहा गया था पेंजिया। क्या कहा गया था उसको पेंजिया कहा गया था। थोड़ा एक रेफरेंस जान लेते हैं। और इधर उधर का जो ये सागरीय क्षेत्र था, एक सागर था जिसे कहा था पेंथालासा। पेंथालासा कहा गया था। क्या हुआ, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि इन जो है ध्रुवीय खिंचाव के कारण पेंजिया 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला जो हिस्सा गया उत्तर की तरफ वो कहलाया लॉरेंशिया अर्थात अंगारन लैंड, और जो नीचे यानी दक्षिण की तरफ जो हिस्सा गया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारत है बेसिकली पड़ता है ये उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन हमारे भारत का जो एक नीचे वाला जो हिस्सा है, इस तरीके से आप देख रहे हो, ये भारत के नीचे का जो हिस्सा होता है ये गोंडवाना का लैंड का भाग है। ये जो है लॉरेंशिया का नहीं है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसी को हम समझते हैं थोड़ा, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। तो हम भारत के तटीय राज्यों की बात करते हैं कि भारत के कितने जो है तटीय राज्य हैं और यहाँ की समुद्री सीमा की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तटीय राज्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक भारत का छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। एक छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से निचला हिस्सा ये भारत का है। तो यहाँ पर तटीय राज्य की बात कर रहा है कि कितने तटीय राज्य हैं। तो सबसे पहले हम तटीय राज्य को देखेंगे कि कितने तटीय राज्य हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ की। एक तटीय राज्य जो पड़ता है ये यहाँ पर, ये वाला तटीय राज्य, ये आपका है गुजरात। गुजरात के बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आप आएंगे यहाँ पर, एक स्टेट आपको पड़ेगा गोवा। गोवा के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक स्टेट आपको पड़ेगा कर्नाटक। नीचे एक स्टेट है आपका केरल। और उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु पर थोड़ा आएंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद फिर आपका उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर आएंगे तो ये आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल। इसको हम काउंट करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी भारत के जो 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लीजिए कि भारत के कितने जो है तटीय राज्य हैं, तो 9 तटीय राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। तो यहाँ पर भारत के तटीय राज्य कह रहा है, तो 9 तटीय राज्य जो है तो भारत के तट से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं भारत के 9 राज्य तटीय सीमा
साझा करते हैं। 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखना है कि ये 9 राज्य तो तटीय सीमा साझा करते ही करते हैं, इसमें से 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय तो सीमा साझा करते हैं, साथ ही साथ जो है तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। जिसमें से 2 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे इसमें पहला राज्य यहाँ पर है गुजरात, और दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। अर्थात इसमें से जो आप देख पा रहे हो गुजरात है, तो ये अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है, अरब सागर के साथ। और जो पश्चिम बंगाल है वो किससे कर रहा है, बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ, वे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये 2 राज्य ऐसे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तटीय सीमा साझा करते हैं और इसके साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। अर्थात ये किसी देश के साथ अपनी सीमा का जो है सीमा को साझा करते हैं। जिसमें से जो पहला गुजरात है, आप देख पा रहे हो एक हमारा यहाँ पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो जो गुजरात है वो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ। तो एक अरब सागर के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। और जो पश्चिम बंगाल है ये सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो इसी तरीके से 2 हमारे कुछ ऐसे प्रमुख जो स्टेट हो जाते हैं, जिसमें से पहला हो जाता है हमारा पश्चिम बंगाल और दूसरा स्टेट हो जाता है हमारा गुजरात। ये स्पेसिफिक 2 ऐसे स्टेट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, साथ ही साथ वो जो है तटीय सीमा भी साझा करते हैं। तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं भारत के तटीय सीमा की। भाई भारत की तटीय सीमा कितनी है? तो भारत में तटीय सीमा की बात की जाए तो उसको हम 2 आधार पे देख सकते हैं। बात करते हैं हम भारत की, कि भारत की अगर जलीय सीमा की बात की जाए, जिसमें हम अगर द्वीपों को ना जोड़ते हैं, तो अगर द्वीपों को नहीं जोड़ते हैं तो भारत की जो जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? भारत की यहाँ लिख देते हैं, भारत की जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें सिर्फ जलीय की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के पूर्वी साइड पे और भारत के पश्चिमी साइड पे कुछ द्वीप पाए जाते हैं जिनका स्पेसिफिक नाम है। जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर भारत के पूर्वी तट की बात की जाए तो यहाँ पर हमें द्वीप देखने को मिलेंगे। इस तरीके से कुछ द्वीप देखने को हमें मिलेंगे जिनका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। बात करते हैं भारत के पश्चिमी साइड की, तो यहाँ पर भी हमें छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। छोटे छोटे द्वीप हमें मिलेंगे। एक 36 द्वीपों का समूह है जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप। किसे क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप कहा जाता है। तो उस तरीके से अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अगर हम लक्षद्वीप को काउंट ना करते हैं, उनके जो है उसकी लंबाई को काउंट नहीं करते हैं, कुल जलीय संख्या की बात करते हैं, तो वो हो जाती है हमारी भारत की जलीय सीमा हो जाती है जो है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम उसमें द्वीपों को जोड़ लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं द्वीपों को, तो भारत की जो जलीय सीमा हो जाती है तब उसकी संख्या बढ़ जाती है। अगर हम तटीय सीमा की बात करें, अगर हम द्वीपों सहित यहाँ पर लिख देते हैं, द्वीपों सहित, अगर हम द्वीपों सहित इसकी जोड़ते हैं तो वो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। इतनी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें द्वीपों सहित, इसमें द्वीपों को भी जोड़ दिया गया है, तो द्वीपों को जोड़ने के बाद इसकी जो कुल लंबाई हो जाती है तटीय इसकी लंबाई, तो वो हो जाती है आपकी 7516.6 किलोमीटर। अब इसमें एक प्रश्न और आता है
कि जो इसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे लंबी जो है समुद्री सीमा रखता है, सबसे लंबी तटरेखा रखता है। तो वो एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है जो है आपके पीसीएस में, यूपीएससी में, कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है कि भारत के जो तटीय राज्य हैं, तो सबसे पहली बात है तटीय राज्य कितने हैं। तो आप सभी को मैंने बताया अभी कि तटीय राज्य हैं 9, लेकिन वह कौन सा ऐसा तटीय राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा रखता है, तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात जो स्टेट है वो सबसे लंबी तटरेखा रखता है, रखने वाला जो है भारतीय राज्य है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम इसका एक पॉइंट कि गुजरात सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला भारतीय राज्य है या भारतीय राज्य है। भारतीय राज्य है। तो ये चीज़ें हमने इसमें देख ली। बात कर लेते हैं थोड़ा हम इसके और थोड़ा, तो ये सब चीज़ें इसमें हो गई। थोड़ा हम और इसके बारे में थोड़ा यहाँ जान लेते हैं, जिस तरीके से थोड़ा ये आप नोट जरूर करते जाइए फ्रेंड्स, इसके नोट्स बनाते जाइए। नोट बहुत ज़रूरी होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत डीपली समझ में आएंगी। तो इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा चीज़ें इसमें और समझ लेते हैं हम। देखिए, बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा की बात करने से पहले थोड़ा हम कुछ और इसमें स्पेसिफिक चीज़ जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ तटीय सीमा देख रहे थे। बात करते हैं इसकी भारत की, तो भारत की दक्षिण साइड पे हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। आप यहाँ देख पा रहे हो, हम यहाँ श्रीलंका देखते हैं इस तरीके से। एक यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इसको बना देते हैं। एक यहाँ पर एक ब्रिज की संरचना बनती है जिसे कहा जाता है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज है। और उसी के बाद जो है इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो इसको। तो ये पंबन ब्रिज है और ये आपका एक द्वीप है, ये जो दिख रहा है सामने आपको। और ये द्वीप ये प्रकार का द्वीप है जिसे हम कहते हैं रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप है ये। और उसके बाद यहाँ पर एक ये जो पूरा भारत का हिस्सा आता है रामेश्वरम द्वीप, यहाँ पर एक स्थान है, एक छोटा सा स्थान है जिसका ये भारत में पड़ता है, जिसका नाम है धनुषकोडी। और यहीं पर श्रीलंका में पड़ता है एक स्थान है जिसका नाम है तिलई मन्नार। धनुषकोडी जो भारत के अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है, और धनुषकोडी भारत के अधिकृत क्षेत्र में, और तिलई मन्नार जो श्रीलंका में पड़ता है। और इसी धनुषकोडी से लगा करके तिलई मन्नार तक एक पत्थरों की संरचना पाई जाती है। एक पत्थरों की संरचना है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक एक पत्थरों की संरचना है जिसे कहा जाता है राम सेतु। राम सेतु। इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे राम सेतु भी कहा जाता है, इसे जो है एडम ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम ब्रिज, या इसे हिंदी में कह सकते हैं आदम का पुल।
इसे आदम का पुल कहा जाता है। ये जो पत्थरों की संरचना है, ऐसा कहा जाता है कि जब रावण के द्वारा जो माता सीता का जब अपहरण हुआ था, तो इसी जो है ये जो है फिर वानरों के द्वारा श्री राम जी ने जो है तो एक पुल की रचना की थी, और उन्हीं की रचना किया हुआ वो पुल है, ऐसा हिंदू धर्मशास्त्रों में हमें देखने को मिलता है, और वो पुल बनाया गया था। तो इस पर अजीब सा अलग अलग विवाद है, लेकिन इसको हम राम सेतु के रूप में जानते हैं, और बहुधा हम किताबों में पढ़ते हैं कि इसी के द्वारा जो है भगवान जो राम थे वो गए थे लंका गए थे, और वहाँ से उन्होंने रावण का वध करके माता सीता को छुड़ा करके वो भारत लेके आए थे। तो ये कहानी हम पढ़ते हैं, और ये जो है उचित भी है, सच भी है, और प्रमाणिक भी है। तो इसी तरीके से इसको अलग नामों से जानते हैं। तो इसी के ऊपर जो है यहाँ पर एक हमें जो है एक जलसंधि देखने को मिलती है। जलसंधि क्या होती है? जो दो बड़े जल क्षेत्रों को मिलाती है, एक जलसंधि हमें देखने को मिलती है, और ये जलसंधि है पाक की जलसंधि। पाक की जलसंधि। अब पाक की जलसंधि कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि पाक की जलसंधि का क्या महत्व है। तो पाक की जलसंधि का महत्व है फ्रेंड्स, पाक की जो जलसंधि होती है वो अलग करती है भारत को और श्रीलंका को। ये चीज़ जान लीजिए भाई, यहाँ का हिस्सा जो धनुषकोडी है ये भारत का हिस्सा है, और तिलाई मन्नार जो है वो श्रीलंका का हिस्सा है। तो बीच में यानी ये जलसंधि क्या कर सकती है, ये जलसंधि क्या करती है, ये जलसंधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग कर सकती है। यहीं पर हमें एक और जलसंधि देखने को मिलती है, यहाँ पर ये है, ये इसको कहते हैं हम पाक की जलसंधि, या इसको हम पाक की खाड़ी भी कहते हैं। सॉरी, जलसंधि नहीं, खाड़ी कहते हैं। तो इसे कहते हैं पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और यहीं पर हमें जो है एक प्रकार एक और खाड़ी देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं इसे? मन्नार की खाड़ी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके, और हम पढ़ते हैं भारत की जो है समुद्री सीमा हमने पढ़ ली है, देख ली है। अब इसमें हम पढ़ते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देख लेते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। इसको मिटा देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, अब भारत की स्थलीय सीमा देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा देख लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। अभी हम तटीय सीमा रेखा की बात कर रहे थे, सीमा की। देखिए, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर कितनी है। यहाँ हम लिख देते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। अभी सिर्फ इसको थोड़ा रफली बता देते हैं, अगली क्लास में इसके लिए इसको हम एक अलग से क्लास में इसको बताएंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको रफली बता दिया जा रहा है, अगली क्लास में बेहतर हम आपको इसको समझाएंगे। तो भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यानी बात करते हैं भारत की, तो भारत का जो ये वाला हिस्सा हो जाता है, ये भारत का जो हिस्सा हो जाता है, यानी यहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा करके, ये पूरा यहाँ से लगा करके इस तरीके से ये पूरा यहाँ तक। तो इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर इसकी है, 15,200 किलोमीटर है। तो 15,200 किलोमीटर जो ये स्थलीय सीमा है, तो इसमें कुल जो है भारत के 7 राज्य जो है, या भारत के जो भारत जो है इस 15,200 किलोमीटर जो भारत की स्थलीय सीमा है, इससे जो है
जो है 7 पड़ोसी देश भारत के साथ अब जो है लगते हैं। इस सीमा से कितने देश लगते हैं? 7 देश लगते हैं। जो 15,200 किलोमीटर जो है सीमा है, इससे 7 देश लगते हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इसमें जो पहला देश है यहाँ पर, तो वो क्या पड़ेगा आपका, हम एक थोड़ा बता देते हैं, समराइज कर देते हैं आपको। एक देश यहाँ पड़ेगा इधर, तो ये है आपका पाकिस्तान। यहाँ एक देश है पाकिस्तान। फिर एक यहाँ पर थोड़ी सी 106 किलोमीटर एक देश सीमा साझा करता है, जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान, फिर यहाँ पर एक देश है अफगानिस्तान भी है। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे तो एक देश यहाँ पड़ता है चीन के बाद यहाँ पर है भूटान, फिर यहाँ पर है एक नेपाल भी है, और इसके बाद यहाँ पर है म्यांमार, और यहाँ पर है बांग्लादेश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर है बांग्लादेश। तो इतने देशों के साथ जो है भारत की जो है तटीय सीमा जो है स्थलीय सीमा लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। इसी तरीके से हम इसको और आगे थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, तो इसमें जो देश हैं पड़ते हैं, इन देशों की जो इन देशों की और भारत की एक बीच में जो सीमा निर्धारित की है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसको भी हम देख लेते हैं। जिस तरीके से जो भारत है और जो पाकिस्तान की सीमा है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ लिख देते हैं, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। रेड क्लिफ लाइन क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। उसी तरीके से जो भारत और अफगानिस्तान के बीच भी 106 किलोमीटर एक रेखा जो है सीमा साझा करती है, वो क्या कहलाती है? तो यहाँ लिख देते हैं, भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा डुरंड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? डुरंड लाइन कहलाती है। उसके बाद जो चीन है और भारत की सीमा, ये इसको भी समझना पड़ेगा। ये जो आप चीन देख रहे हो, ये वाला पूरा हिस्सा, तो इसको कुछ यहाँ पर सेक्टर में बांटा गया है। यहाँ पर जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा ये होता है, ये हिस्सा, ये जो यहाँ पर एक रेखा खींची गई है जो भारत और जो है चीन को अलग करती है, और इस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन। क्या कहा जाता है उसको? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहा गया है। सब नहीं, सिर्फ ये हिस्सा कहा गया है। यहाँ पर जो है इसको पूर्वी सेक्टर, उत्तरी सेक्टर, मध्य सेक्टर में बांटा गया है। ये सारी रेखा की यहाँ बात नहीं है, सिर्फ ये पार्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। यहाँ पर जो हिस्सा है उसको सेक्टर्स में बांटा गया है। तो इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब आपको बात करते हैं भारत की, और थोड़ी जो है अन्य जो यहाँ के जो देश हैं इनके बीच के जो रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो भारत है हमारा, तो हमारा जो प्यारा भारत है, तो ये हमेशा जो है, तो इसकी जो नीति है वो हमेशा जो है एक भाईचारे की नीति रही है। लेकिन जो अलग देश जो देश हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान है, चीन है, ये लगातार जो है तो भारत में घुसपैठ करते रहते हैं। ये अपनी जो है चीज़ों से, अपनी आदतों से ये बाज नहीं आते हैं। तो इस तरीके से आए दिन जो है तो जो है सीमा को लेकर इनके बीच में जो है विवाद होता रहता है, और उसी तरीके से आए दिन ये जो है
ये चीज़ें ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। ख़ासकर भारत है जो है, भारत हमेशा से जो है वो सब जो है समन्वय की भावना रखता है कि सभी को मिलाकर चलने की भावना रखता है। लेकिन जो जिस तरीके से देख रहे हो चीन, ये आए दिन जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करता है और जो है चीज़ों को बर्बाद करता है। उसी तरीके से पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान भी जो है अपनी चीज़ों से बाज नहीं आता, आए दिन भारत पे जो है घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। उसी तरीके से एक यहाँ जो देश, एक बीच में आपको यहाँ एक देश दिख रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक, आप बांग्लादेश के इतिहास के बारे में अगर आप जानने जाएंगे तो बांग्लादेश का इतिहास उदय होता है 1971 में। एक वक्त ऐसा था जब 15 अगस्त 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय जो है तो पाकिस्तान के हिस्से में ये हिस्सा आया था और एक थोड़ा सा हिस्सा ये आया था। तो इसे नाम दिया गया था पाकिस्तान और इसे नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान। जो वर्तमान में बांग्लादेश है इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया था, पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया था। तो क्या हुआ, चीज़ें होती गई और इस जो पूर्वी पाकिस्तान पर था, इस पर जो है यहाँ के जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जो यहाँ के जो कमांडर थे, वो यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म करते थे। तो इससे तंग आकर के जो है यहाँ के लोगों ने बगावत छेड़ दी, उनका समर्थन भारत में किया और 1971 में जो है एक नया देश उठ खड़ा हुआ, बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है हमेशा से जो है भारत के प्रति उसका जो है रवैया सही रहा है, हमारे साथ कोऑपरेट करता है, वो सही से चीज़ें चलती हैं। लेकिन इसका जो है लगातार बांग्लादेश में भी वर्तमान में तख्ता पलट हो गया है और जो शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी वो अब जो है नहीं है, वहाँ पर कोई दूसरे जो है प्रधानमंत्री हो गए हैं। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें, तख्ता पलट की चीज़ें वहाँ पर चीज़ें होती रहती हैं। पाकिस्तान भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है चीज़ें अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई हैं, आए दिन वो घुसपैठ करता रहता है यहाँ पर उसी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से जो है भारत की कुल स्थलीय सीमा हमने आपको बता दी, ये सब चीज़ें हैं। और इसके जिस तरीके से बांग्लादेश देख रहे हो तो बांग्लादेश जो है 3 ओर से भारत के राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पर त्रिपुरा से, फिर इस तरीके से पश्चिम बंगाल से भी घिरा हुआ है, इस तरीके से मिजोरम से भी घिरा हुआ है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो यहाँ म्यांमार है, ये म्यांमार, तो म्यांमार भी जो है सीमा कुछ यहाँ पर इसकी लगती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सबसे अधिक सीमा रखने वाला जो राज्य था तो वो था आपका गुजरात, जो सबसे लंबी सीमा रखता है। और जो सबसे कम सीमा रखने वाला राज्य था तो वो है कौन सा है, गोवा है। ये भी लिख लेते हैं हम थोड़ा। सबसे कम सीमा रखने वाला, सबसे कम सीमा रखने वाला, या इसको कह सकते हैं तटीय सीमा, सबसे कम तटीय सीमा रखने वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य भी गोवा है और सबसे कम सीमा भी रखने वाला राज्य जो है गोवा। भारत की जो ये 15,200 किलोमीटर जो इसकी जो सीमा है, तो इस सीमा से जो है भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हमने आप देखी हैं। तो आज की क्लास में यही तक। अगली क्लास में हम भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं इसमें अभी थोड़ा हमने सिर्फ रेफरेंस के रूप में दिखाया था आपको, और अगली क्लास हमारी और भी बहुत रोचक होने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।